आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है यूपीएससी अखाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक बोहरी। अब यदि यहाँ पर एक डिस्प्यूट जिसको हम इंडो चाइना डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि चाहे लद्दाख विवाद हो, चाहे आप देखेंगे डोकलाम विवाद हो, या फिर मानसरोवर यात्रा की बात की जाए, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर विवाद की बात की जाए, और इन सभी विवादों में जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट निकल के आता है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। याद रखिएगा कि ये ब्रह्मपुत्रा डिस्प्यूट आज वर्तमान में इंडो चाइना डिस्प्यूट को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। और इसका मेन कारण है कि भाई यदि आप भारत, पाकिस्तान और साथ में चाइना की बात करते हैं तो सेम वो प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान इंडिया के सापेक्ष देखता है सिंधु नदी तंत्र पर, सेम वही प्रॉब्लम ट्रिगर करता है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसका मतलब क्या है कि वही समस्या जो पाकिस्तान भारत के लिए देख रहा है सिंधु नदी पर, भारत वही समस्या ब्रह्मपुत्र नदी पर देख रहा है चाइना के लिए। अब जरा इस बात को यदि हम समझने का प्रयास करें तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्तमान में सियांग घाटी वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर भारत सरकार ने एक डैम बनाने का प्रोजेक्ट या फिर एक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा है, और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसका मेन कारण आगे मैं बताऊंगा, परंतु इस पूरे सिनेरियो को आप समझने का प्रयास करिएगा कि असल में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है मानसरोवर एरिया से, और ये पूरे तिब्बत प्लेट्यू पर अर्थात तिब्बत के पठार पर प्रवाहित होती है। और शायद आपको पता हो कि जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बना हुआ तिब्बत का पठार है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, यानी कि सबसे ऊंचे पठारों की कैटेगरी में आता है। अब समस्या यह है कि इसी तिब्बत पठार से प्रवाहित होते हुए यह जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जिसको एक्चुअली तिब्बत प्लेट्यू पर याले सांगपो के नाम से जाना जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश में जो उत्तर में आपको यहां पर नामचा बारवा श्रेणी दिखाई देगी, यहां से ये दक्षिणावर्ती मोड़ लेती है और यहां से ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। दैट इज फिर इसके बाद सदिया से लेकर धुबरी तक ये रैंप घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और इसके पश्चात ये बांग्लादेश में जाती है और गंगा के साथ मिलकर वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन का ये फॉर्मेशन करती है। बट इससे पहले की कंडीशन ये है कि एक्चुअली यहां पर नामचा बारवा के पास जिस दिहंग गॉर्ज का ये फॉर्मेशन कर रही है या फिर जिस दिहंग गॉर्ज का ये निर्माण कर रही है, यहां से प्रवाहित होती हुए फिर ये डाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियों के मध्य से प्रवाहित होती हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य में जब प्रवाहित होगी तो ये पूरा पूरा असल में पहाड़ी एरिया है, यानी कि हिल टाइप ये एरिया है। और इसके नीचे फिर मैदानी भाग चालू होता है जिसको आप आसाम घाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि भारत इस पर डैम फॉर्मेशन करना चाहता है, यानी कि डैम का निर्माण करना चाहता है, तो ये चाहकर भी नहीं कर सकता। और यदि ब्रह्मपुत्रा पर डैम का निर्माण करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब भारत डैम का निर्माण करे किसी पहाड़ी क्षेत्र में, अर्थात अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इंडियन ज्योग्राफी के सिनेरियो में यदि बात की जाए तो असल में याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा कोई छोटी मोटी रिवर नहीं है। ब्रह्मपुत्रा को बांध तोड़ने वाली नदी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी ब्रह्मपुत्रा पर डैम्स का निर्माण करने का प्रयास किया गया, परंतु वे सभी प्रयास असफल हुए। इसका मेन कारण है कि ब्रह्मपुत्रा पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने के पश्चात मैदानी क्षेत्र में इतनी तेजी से प्रवाहित होती है, उसका वेग इतना ज्यादा तीव्र होता है कि यह बांध को तोड़कर सुंदरवन डेल्टा तक खींच कर ले जाती है। दैट इज बांध को तोड़ा और इससे जो अवसाद निकले, यानी कि जो कचरा निकला या फिर जितना भी अवसाद निकला, उसको सुंदरवन डेल्टा तक प्रवाहित करती है। इतना ज्यादा तीव्र वेग है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र पर यदि डैम का निर्माण करना है तो ये केवल और केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर ही किया जा सकता है। बट शायद आपको पता हो कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये थोड़े एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए जागरूक है। अब ये कैसे है ये भी बात आगे आएगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यदि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में डैम का फॉर्मेशन करना है तो ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा डिजास्टरेबल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा ये आपदाकारी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असल में याद रखिएगा कि जो चाइना है, चाइना ने पहले से ही तिब्बत के पठार पर ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि जिसको चाइना के लोग यानले सांगपो का नाम देते हैं, यहां पर 4 डैम्स का फॉर्मेशन कर रखा है। और ये जो 4 डैम है, इसके बाद चाइना बोल रहा है कि मैं 5वें डैम का और निर्माण यहां पर करूंगा। और यदि यहां पर और डैम का निर्माण किया गया तो ये एक बहुत ही ज्यादा विध्वंसकारी घटना को जन्म दे सकता है। कारण यह है कि जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं ये बताती हैं कि भाई यदि मान लीजिए तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र नदी पर और भी ज्यादा बांधों का निर्माण किया जाता है तो यहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना है। अब यहां पर भारत का पक्ष ये रहता है कि भाई आप मत करिए, बट
चाइना ने हमसे बिना पूछे और हमको बिना इत्तला किए यहां पर 4 डैम्स का फॉर्मेशन किया। यह इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं चाइना आने वाली जो आपदा है, या फिर यूं कहा जाए कि आने वाला जो इंडो चाइना डिस्प्यूट है, इसके लिए पहले से तैयारी तो नहीं कर रहा, प्री मैच्योर तो नहीं हो रहा है। इसी बात को लेकर अब भारत ने भी कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं कि भाई अभी तक हम ये बोलते थे कि हम अरुणाचल प्रदेश में या फिर किसी भी पहाड़ी एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम का निर्माण नहीं करेंगे, बट अब भारत ने यह डिक्लेयर किया है कि हम डैम का निर्माण करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है सियांग वैली प्रोजेक्ट। अब जरा समझिएगा कि ये सियांग घाटी वाला जो क्षेत्र है, सियांग घाटी वाला कौन सा एरिया, वही क्षेत्र जहां से असल में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है देहंग गॉर्ज का निर्माण करते हुए। देहंग वही है ब्रह्मपुत्र नदी, दैट इज वाई देहंग गॉर्ज। अब यहां पर भारत सरकार ने बोला है कि अभी तक का हमारा सबसे बड़ी, अब अभी तक की हमारी सबसे बड़ी परियोजना होगी ये सियांग घाटी परियोजना, जिसको हम सियांग वैली प्रोजेक्ट का नाम देंगे। ठीक, और इसके द्वारा क्या होगा कि यदि मान लीजिए भविष्य में चाइना या फिर चीन इस डैम का, यानी कि अपने 4 डैम का प्रयोग करके ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, और यदि ये कंट्रोल करेगा तो पहले ये रोकेगा, और यदि रोकेगा तो इस कंडीशन में जो नॉर्थ ईस्ट है वहां की जो इकोनॉमी है ये बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे यहां पर आएगा ड्रॉट यानी कि सूखा। और यदि मान लीजिए अचानक से ये छोड़ देता है तो छोड़ने की कंडीशन में फिर आप पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगी बाढ़ यानी कि फ्लड। और यदि इन दोनों ही कंडीशंस की हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा आपदाकारी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा संकट की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। दैट इज वाई भारत ने कहा यदि मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी वर्क किया तो हम सियांग वैली प्रोजेक्ट के तहत यहां पर एक बांध बनाएंगे और उस बांध में हम जल संचय करके रखेंगे, और उसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी कि यदि चाइना अचानक से पानी छोड़ता है तो हम उसको ब्रेक डाउन कर सकें, उसको रोक सकें। और यदि मान लीजिए आने वाली कंडीशन में चाइना अचानक से पानी को रोक लेता है तो भाई जितना जल संचय हमारे पास है उसका हम धीरे 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 प्रयोग कर सकें, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी है ये अचानक से धड़ाम ना बोल जाए, ये अचानक से गिर ना जाए, ये जमीन पर ना आ जाए, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। अब ये बहुत अच्छी बात थी, यानी कि भारत ने अपना बचाव कर लिया, बट इसका विरोध करते हुए अब यहां पर एक लोकल समस्या भी है। लोकल समस्या क्या है, उससे पहले आप ये समझिए कि अब इसका विरोध करते हुए या फिर इसको टैकल करते हुए चाइना ने एक डिक्लेरेशन दिया है कि भाई अब मैं इससे भी बड़े, यानी कि अभी तक यदि देखा जाए तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बांध परियोजना थी ये 3 गॉर्जेस डैम, ये लगभग 22 किलोवाट के आसपास इसकी क्षमता है, और ये नहीं 22 नहीं, लगभग 22,000 किलोवाट के आसपास इसकी क्षमता है। और यदि आप देखेंगे ये है 22 मिलियन किलोवाट के आसपास इसकी क्षमता है, और इससे लगभग 3 गुना ज्यादा क्षमता की अब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। और इसके द्वारा क्या है कि जहां पर आप सियांग वैली प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसी के नियर बाय एरिया में चाइना एक और प्रोजेक्ट चलाएगा, यानी कि 4 डैम पहले से हैं, 5वें डैम की तैयारी में है। और भारत बोल रहा था कि हम भारत का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाएंगे। यहां पर चाइना की गवर्नमेंट का कहना है भाई 136 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट होगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और 3 गॉर्जेस डैम से 3 टाइम्स ये ज्यादा कैपेबल होगा। और इतने बड़े प्रोजेक्ट के तहत चाइना एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, तो कुछ करना नहीं चाह रहा है, एक्चुअली ये एक नए डिस्प्यूट को जन्म दे रहा है। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इंडो चाइना जो अभी डिस्प्यूट, इंडो पाकिस्तान जो डिस्प्यूट हुआ था उसके बाद के सिनेरियो को यदि आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ये तीनों एक मित्रता के सिनेरियो में देखे जा रहे हैं। पर याद रखिएगा कि यदि ये होता है तो इसके कारण अकेला इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश भी इसकी चपेट में आएगा। कारण क्या है कि ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये एक्चुअली बांग्लादेश में जाकर अपना मुहाना बनाती है और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। यानी कि अकेला भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी यहां पर खतरा है। बांग्लादेश भी यहां पर कई प्रकार की आपदाओं से जूझ सकता है, और भारत के लिए कम मुश्किल की बात है, बांग्लादेश के लिए ज्यादा मुश्किल की बात है, क्योंकि बांग्लादेश में 2 ही मेन रिवर्स है, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। मेघना की बात और अन्य छोटी रिवर्स की बात बाद में आती है। बट यदि मान लीजिए वृहद नदियों की हम बात करें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र है। तो भाई डिस्प्यूट ये है कि असल में इन डैम्स का फॉर्मेशन को देखते हुए, ठीक है, और इन सभी विवादों को देखते हुए भारत ने अपना रक्षा कवच तैयार करना स्टार्ट किया
यहां पर सियांग वैली प्रोजेक्ट चलाकर, जिसको चाइना टैकल कर रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर, यानी कि यहीं पर 137 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट चला रहा है और विश्व की सबसे बड़ी बुनियादी संरचना का निर्माण कर रहा है, जिसके उद्देश्य ये होंगे और जिससे आपदाएं ये आ सकती हैं। यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्चेस ये कह रही हैं कि भाई यहां पर भूकंप आएंगे, यहां पर अन्य टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो सकती हैं और तमाम प्रकार के अन्य सिनेरियो यहां पर पैदा हो सकते हैं, वो सभी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब याद रखो कि क्या चाइना ने ऐसा पहले और भी किया है, तो बिल्कुल सही है कि जो थ्री गॉर्जेस डैम वाला एरिया है, असल में इसके बारे में कहा जाता है भाई इसके निर्माण के कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की जो घूमने की क्षमता है और अदर प्रकार के जो फैक्टर हैं, ये पहले ही प्रभावित हो गए हैं और ये पृथ्वी के घूमने की गति तक को प्रभावित कर रही है। दैट मीन्स यदि और बांधों का निर्माण चाइना करता है इससे भी वृहदाकार, तो उसका क्या असर होगा जरा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक और बात, यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप इसको देखते हैं तो भाई ये जो लोकल्स हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोकलाइट हैं, उनके द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है कि भाई यहां पर डैम का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये न्यूज पुरानी है, बट चर्चा में इसलिए क्योंकि वापस से ये मुद्दा उठा है। और साथ में याद रखिएगा कि असल में यदि आप देखोगे तो भारत सरकार ने यहाँ पर R&D करना स्टार्ट कर दिया है, यानी सर्वे टीम जा रही है, बार बार रिसर्च कर रही है कि भाई डैम कितने एरिया में बनेगा, यहाँ के लोगों को खतरा तो नहीं होगा और किस किस हिसाब से इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कौन कौन सा एरिया या फिर कौन कौन सा ग्रामीण क्षेत्र इसके अंडर में आएगा। परंतु इसका विरोध किया जा रहा है यहाँ के लोकलाइट के द्वारा। अब क्यों किया जा रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार, पूरी जिम्मेदार कुछ सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ, क्योंकि भाई याद रखिएगा कि मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा सजग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब भी इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो उसके लिए वो संबंधित एरिया से वनों का कटाव करती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि भाई ये जो समुद्र जो वन्य जीव जंतु हैं ये मानवाधिवास वाले क्षेत्रों में, ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। याद रखना कि कभी भी कोई भी जीव जंतु मानवाधिवास वाले क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करता। आपने उनके क्षेत्रों को नष्ट कर दिया, दैट इज वाई वो आपके एरिया में आ गए हैं, आप उनके एरिया में चलकर गए हैं, ना कि वो आपके एरिया में चलकर आए हैं। इसका मतलब यह है कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो सियांग वैली के आसपास वाला जितना भी वनीय क्षेत्र है, जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, यहां पर वनों का कटाव किया जाएगा। वनों का कटाव होने पर अब सरकार ये वादा करे कि उतने ही वन या फिर उतने ही वृक्ष वो किसी अन्य एरिया में लगा रही है। वादा कर देगी, निभाएगी नहीं। ये इंडियन गवर्नमेंट है, याद रखिएगा। वन और साथ में ये जो इकोनॉमी है, सॉरी जो इकोलॉजी और एनवायरमेंट है, इसके प्रति उतना कोई सजग नहीं है और ये सजग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप पहले ये वादा करें। साथ में दूसरी बात कि नॉर्थ ईस्ट की यदि आप इकोनॉमी देखेंगे और यदि आप वहां के लोगों का रहन सहन देखेंगे तो ये आज भी उतना ज्यादा एडवांस नहीं है जितना आपको उत्तर भारत में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि दिल्ली, नोएडा, उसके आसपास के एरिया में जितना आपको रहन सहन अच्छा देखने के लिए मिलेगा, उतना अच्छा रहन सहन इनका नहीं है। इनका कहना है कि भाई यदि मान लीजिए इस डैम के निर्माण में किसी लोकलाइट की भूमि कब्जा ली जाती है तो उसका मुआवजा कब दिया जाएगा, क्योंकि मुआवजा मिलने में आप जानते हैं कि कितना समय लग जाता है और कितना क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है परिवार को। तो ये सब कारण है कि जिसके कारण ये पूरा मुद्दा चर्चा में, और ये पूरा सिनेरियो आपके करंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट मींस कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और साथ में ज्योग्राफी को पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो उस पूरे सिनेरियो में आवश्यक हो सकता है। आंसर राइटिंग में करंट सिनेरियो में इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट आप यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।